Good afternoon, students. Today is your first class for Political Science, Class 12 ISC Board examinations. And today we will begin with the first chapter. And the first chapter is Forms of Government. And therein we will deal with specifically three types of governments: authoritarian, totalitarian, and democratic states. The next chapter, that is chapter 2, will primarily deal with unitary and federal forms of government. तो आज की क्लास में हम अथॉरिटेरियन, टोटलिटेरियन और डेमोक्रेटिक स्टेट्स के बारे में समझेंगे, उनके फीचर्स को जानेंगे, उनके बीच में डिफरेंसेस को देखेंगे, कौन बेटर है, क्यों बेटर है, ये समझेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए चैप्टर को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, समझेंगे। ठीक है। सबसे पहली चीज, जब हम स्टेट टर्म यूज करते हैं, स्टेट पॉलिटिकल साइंस में जब हम टर्म स्टेट इस्तेमाल करते हैं, तो स्टेट का मतलब होता है सॉवरेन। ठीक है। इंडिया के प्रियम्बल में भी, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी सॉवरेन शब्द यूज्ड है इंडिया के लिए। इंडिया सॉवरेन है। सॉवरेन बोले तो फ्री फ्रॉम, मतलब हम अपने डिसीजंस लेने के लिए फ्री हैं, हमें किसी और को फॉलो नहीं करना पड़ता अपने डिसीजंस लेने के लिए। तो दैट इज मेंट बाय सॉवरेन। इंडिपेंडेंट, हम आजाद हैं। दोनों ऑलमोस्ट सेम जैसे टर्म है, सॉवरेन और इंडिपेंडेंट, हल्का सा अंतर है। सॉवरेन का लेना देना है डिसीजन मेकिंग से, और इंडिपेंडेंट होने ज्यादा ब्रॉड टर्म है। ठीक है। हो सकता है आप कई चीजों में इंडिपेंडेंट हो पर पूरी तरह सॉवरेन ना हो। ठीक है। सॉवरेन बोले तो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट टू टेक योर ओन डिसीजंस। एन इंडिपेंडेंट इज नॉट बीइंग डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स। ठीक है। उसकी खुद की एक पॉपुलेशन हो, ओन पॉपुलेशन। ठीक है। डेफिनिट एरिया हो, खुद का डेफिनिट एरिया हो। ठीक है। और खुद की गवर्नमेंट हो। ठीक है। तो स्टेट एम्बॉडीज ऑल दीज एस्पेक्ट्स। ठीक है। सॉवरेन, इंडिपेंडेंट, हैविंग इट्स ओन पॉपुलेशन विद इन अ डेफिनिट एरिया एंड इट्स ओन गवर्नमेंट। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आपके मेजर टॉपिक पे कि भाई टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन क्या बोला है। देखो, टर्म ही क्या आ रहा है, टोटलिटेरियन, टोटली कंट्रोल्ड। ठीक है। अब अगर हम स्टेट को ऐसे देखने की कोशिश करें थोड़ा, जैसे मैं इधर बताता हूं आपको, स्टेट अगर मैं इधर लिखूं, ठीक है। अब इसमें से तीन ब्रांच निकालें, एक तरफ तो टोटलिटेरियन कर दें, बीच में अथॉरिटेरियन कर दें, और इधर लिबरल डेमोक्रेटिक कर दें। ठीक है। एक बात समझिए, अगर मैं एक स्केल पे आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, एक स्केल बनाऊं आपके लिए, तो एक्सट्रीम राइट पे या एक्सट्रीम्स पे, इस एक्सट्रीम पे अगर टोटलिटेरियन होगा तो इसके इस एक्सट्रीम पे एकदम लिबरल डेमोक्रेटिक होगा। टोटलिटेरियन में स्टेट सब कुछ है, लोगों के पास, सिविलियंस के पास फ्रीडम नहीं होती है। स्टेट हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है आपके लाइफ के, आप क्या खा सकते हैं, पहन सकते हैं, बोल सकते हैं। लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट फंडामेंटल राइट्स देता है आपको, सारे आपको अलाउंसेस देता है, और उनके बीच में कहीं आता है अथॉरिटेरियन स्टेट। ठीक है। अच्छा, अब भाई टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन स्टेट्स काफी कॉमन हुए हमारे वर्ल्ड में। मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी, जो कि फैशिस्ट लीडर हुए थे इटली के वर्ल्ड वॉर 2 के समय, वो भी एक अथॉरिटेरियन लीडर थे। हिटलर हुए, वो भी एक लीडर थे। 1919 से लेकर के 1939, जो इंटर वॉर ईयर्स कहा जाता है, जिन्हें इंटर वॉर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था और वर्ल्ड वॉर 2 चालू नहीं हुआ था। तो इस पीरियड में हम देखते हैं वी सी अ राइज इन टोटलिटेरियन एंड अथॉरिटेरियन स्टेट्स। ठीक है। इनफैक्ट काफी रिसेंट तक अगर हम देखें, 1999 में, यहाँ पे इन जनाब की फोटो लगी हुई है, ये है जनरल परवेज मुशर्रफ,
इन्होंने मिलिट्री कू किया था। क्या किया था? कू किया था, तख्ता पलट, जिसमें एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिप्लेस कर देता है कोई डिक्टेटर टाइप का आदमी। ठीक है, तो ये मिलिट्री डिक्टेटर थे, इन्होंने ब्लडलेस कू किया था। ठीक है, इन्होंने ब्लडलेस कू किया था 1999 में परवेज मुशर्रफ ने अगेंस्ट नवाज शरीफ। उस समय नवाज शरीफ इलेक्ट हुए थे, उनके खिलाफ कू किया था परवेज मुशर्रफ ने। उसके बाद आते हैं सद्दाम हुसैन, जो कि इराक के बाथ पार्टी के लीडर हुआ करते थे। ये भी एक टोटलिटेरियन मिलिट्री लीडर हुए, जो ये कहे वही मानना पड़े सबको। और इन तीसरे भाई साहब को तो आप सभी लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से, किम जोंग उन हुए। ये नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं, सुप्रीम लीडर। ठीक है, सुप्रीम क्यों? क्योंकि भाई टोटलिटेरियन है ना, जो ये कहेंगे वही मानना पड़ेगा। अच्छा, जब टोटलिटेरियन समझना हो ना, सबसे बढ़िया अपने दिमाग में नॉर्थ कोरिया इमेजिन करो। वहां का आदमी कुछ कर ही नहीं सकता बिना स्टेट के, अपनी गवर्नमेंट के, उसके लीडर की परमिशन के बिना। ये जाएंगे तो ताली बजाओ, इनको, इनकी तारीफ करो, इनके लिए लड़ो और मरो, ये जो कहेंगे वो खाओ। खुद का कोई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता। तो आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, पहले चालू करते हैं टोटलिटेरियन स्टेट के कुछ फीचर्स से। ठीक है, द स्टेट हैज फुल कंट्रोल ओवर द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। ये टर्म समझ लीजिए, द स्टेट हैज फुल कंट्रोल ओवर द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल, नो पार्ट ऑफ हिज लाइफ इज बियॉन्ड स्टेट कंट्रोल। हमारे जीवन का, एक इंडिविजुअल व्यक्ति के जीवन का कोई भी एस्पेक्ट उसके स्टेट यानी कि उसकी सरकार के खिलाफ के बियॉन्ड नहीं होता। वो जो चाहे वो उस टॉपिक को कंट्रोल कर सकती है। नो एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ, ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ इज बियॉन्ड स्टेट पावर, इज बियॉन्ड स्टेट कंट्रोल। ठीक है, द स्टेट कंट्रोल्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, अगला, टोटलिटेरियनिज्म इज अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट which conceptualizes state as an all powerful institution exercising unlimited authority। देखो, अथॉरिटी एक तो हर चीज में है, हर इंडिविजुअल की लाइफ के एस्पेक्ट में है, ऊपर से अनलिमिटेड अथॉरिटी है ना। जैसे अगर हम एक लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, हालांकि अभी हम आगे देखेंगे, बट आपको थोड़ा सा आइडिया होगा इस चीज का कि डेमोक्रेसी में ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बटे हुए होते हैं, राइट। डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर होती है जिसका काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव होती है जिसका काम होता है लॉ इंप्लीमेंट करना, जुडिशरी होती है जिसका काम होता है जस्टिस को डिलीवर करना और चेक करना कि चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लीगली चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। ठीक है, एक टोटलिटेरियन स्टेट में ये सब बाउंड्रीज मिटा दी जाती हैं। एग्जीक्यूटिव ऑल पावरफुल हो जाता है। ठीक है, ऑल पावरफुल एग्जीक्यूटिव हो जाता है। परवेजिव स्टेट कंट्रोल होता है, परवेजिव शब्द याद रखिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरे इंडिविजुअल्स और सिविल सोसाइटी की जो चीजें होती हैं उस पर कंट्रोल होता है, जैसे एक मास मीडिया, सिविल सोसाइटी और पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे स्टेट का कंट्रोल बहुत भारी होने लगता है। देखिए, मैंने आपको 3 ऑर्गन्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बताया। आपको एक चीज मालूम होगी, कहते हैं मीडिया को 4th पिलर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और एक अनऑफिशियल 4th पिलर कहा जाता है मीडिया को। अगर मीडिया अनबायस्ड और ट्रू रहेगा तो ज्यादा चीजें बाहर लाएगा, अच्छा क्रिटिसिज्म कर पाएगा, राइट। अब टोटलिटेरियन गवर्नमेंट में ये सब चीजें जैसे मीडिया और सिविल सोसाइटी, इन सब पे कब्जा कर लेती है गवर्नमेंट। ठीक है, जो स्टेट कहेगा वही ट्रू होगा, वो सेंस होता है। ठीक है, लिटिल रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट किसको दिए गए हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअल को दिए गए हैं। टोटलिटेरियन स्टेट में इंडिविजुअल के राइट की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, टोटलिटेरियन स्टेट में इंडिविजुअल के राइट की वैल्यू नहीं होती है। अगला, द बेसिस ऑफ ऑल स्टेट एक्शन इज फोर्स। फोर्स इज यूज्ड टू कमांड ओबीडियंस एंड इंस्टिल फियर। अब आपका सवाल ये होगा कि सर लोग अपनी गवर्नमेंट की सुन क्यों रहे हैं? अगर इतनी कंट्रोलिंग है गवर्नमेंट तो क्यों सुन रहे हैं? फोर्स इस्तेमाल कर रही है ना गवर्नमेंट, पुलिस, आर्मी, है ना, इन सब तरीकों के इंस्ट्रूमेंट्स हैं स्टेट के पास, तो स्टेट इनका इस्तेमाल कर रहा है। तो द बेसिस ऑफ ऑल स्टेट एक्शन इज फोर्स, राइट।
state will use force against you if you will dare disobey it. ठीक है. अगला, प्रोपेगेंडा इज यूज टू शो पॉपुलैरिटी एंड रिप्रेजेंटेटिवनेस. ठीक है. अब ये कैसे, अब अपने रीन को लेजिटिमाइज भी तो करना होता है कि लोगों को लगे कि नहीं ये चीज लेजिटिमेट है, सही हो रही है. तो लोगों को लेजिटिमेट लगाने के लिए क्या करना होता है, प्रोपेगेंडा चलाना होता है, अपनी तारीफ करवानी होती है. ठीक है, क्योंकि मीडिया तो कंट्रोल कर ही रहे हैं टोटलिटेरियन स्टेट में. तो प्रोपेगेंडा इज यूज्ड टू शो पॉपुलैरिटी एंड रिप्रेजेंटेटिवनेस. प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जाता है ये दिखाने के लिए कि देखो कितनी पॉपुलर और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है. अगला, मोनोलिथिक सोसाइटी. मोनोलिथिक मतलब एक जैसा, होमोजेनस. ठीक है, डिफरेंसेस को टॉलरेट ना करने वाला. वन लीडर, वन पार्टी, वन रिलीजन, वन सोसाइटी. ऐसे अगर आपको लक्षण कहीं दिखे तो दैट इज ऑल्सो अ टोटलिटेरियन स्टेट. ठीक है. उसके बाद, नो फेथ इन इंटरनेशनलिज्म. वॉर इज यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेंट्रल इंपॉर्टेंस एंड अ मीन्स टू प्रोग्रेस पावर. इंटरनेशनलिज्म होता है कि आप अपने कंट्री से तो प्यार करें, बट इंटरनेशनल जो आपकी ड्यूटीज हैं स्टेट्स के बीच में, स्टेट्स के बीच में, एक स्टेट दूसरा स्टेट तीसरा स्टेट मतलब कंट्रीज, इनके बीच में भी तो एक अच्छी हार्मनी बनी रहनी चाहिए, वरना वर्ल्ड वॉर जैसे सिचुएशंस आ जाती हैं. और वर्ल्ड वॉर 2 के समय यही हुआ. उस समय के जो टोटलिटेरियन लीडर थे, जैसे हिटलर, जैसे मुसोलिनी, जैसे जापान में हिरोहितो, ये लोग इंटरनेशनल लोगों की इज्जत नहीं करते थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी की, अपने आप को सुपीरियर मानते थे और लोगों में सपोर्ट के लिए वॉर का इस्तेमाल करते थे. इसीलिए वॉर is used as an instrument of central importance. War is very important for a totalitarian state. ठीक है. It is used to project power. ठीक है. It means to progress power. ठीक है. Rule of ruler and not rule of law. ठीक है भैया. देखिए, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट समझिए. रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट इंग्लैंड में डेवलप हुआ. वो ये कहता है, रूल ऑफ लॉ, एवी डाइसी नाम के एक पॉलिटिकल थिंकर ने दिया, ज्यूरिस्ट ने दिया रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि किसी सरकार का, किसी आदमी का, किसी पार्टी का रूल नहीं होगा, सब कोई लॉ के अंडर होगा. मतलब किसी प्यून ने कोई गलत काम किया हो या किसी प्राइम मिनिस्टर ने गलत काम किया हो, दोनों को सजा मिलेगी जो लॉ में दी हुई है. देश लॉ से चलेगा, स्टेट लॉ से रन करेगा. तो दैट इज नोन एज रूल ऑफ लॉ. लेकिन टोटलिटेरियन स्टेट में आपको मालूम है, चूंकि लीडर ऑल पावरफुल हो चुका है, वो किसी की सुनता नहीं है, तो इट इज अ रूल ऑफ द लीडर, इट इज नॉट द रूल ऑफ लॉ. ठीक है. अब ये सारे तो फीचर थे. अगर हम सम टोटल निकालें, सम टोटलिंग करें अब, तो 5 बेसिक फीचर निकल के आ रहे हैं. ठीक है. ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एक्टिविटी और कंसर्न्स ऑफ द गवर्नमेंट. इंडिविजुअल क्या कर रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट अपने आप को हर चीज से कंसर्न करेगी, हर चीज में दखल देगी. अगला, वन पार्टी इज पॉलिटिकली, लीगली एंड सोशली डोमिनेंट. जाहिर सी बात है, अगर हम नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल लेते हैं तो किम जोंग उन की जो पार्टी है वही सारे डिसीजन ले सकती है. ठीक है, वही सारे काम कर सकती है. अगर हम चाइना का, हालांकि चाइना को हम अथॉरिटेरियन कहेंगे, टोटलिटेरियन तो नहीं कहेंगे, हालांकि उसमें भी वही वाले एस्पेक्ट्स हैं, वो भी वन पार्टी रूल ही है. ठीक है. तीसरा, एलैबोरेट आइडियोलॉजी विच रेगुलेट्स ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटी विद इन द स्टेट. कोई एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होगी जिसके बेसिस पे ये पूरा टोटलिटेरियन सिस्टम खड़ा होगा. वो कम्युनिज्म हो सकती है, वो फैशिज्म हो सकती है. कम्युनिज्म आपको मालूम है, फैशिज्म डेवलप किया था बेनिटो मुसोलिनी ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय. एल फाशिस्मो कहा जाता है अपने अल्ट्रा नेशनलिस्ट होना, अपनी कंट्री को नंबर 1 मानना और दूसरे की रिस्पेक्ट ही ना करना. ठीक है. रेसिज्म करना, अपनी कंट्री में भी प्योर लोगों को इम्प्योर लोगों को सेग्रीगेट करना. ठीक है, कि ये नेशनलिस्ट है, ये नेशनलिस्ट नहीं है, इस टाइप की चीजें. ठीक है. तो कोई एक आइडियोलॉजी होगी जो इस टोटलिटेरियन स्टेट की हर चीज को रेगुलेट करेगी. ठीक है. जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी उस टोटलिटेरियन स्टेट में, उन सब में उस आइडियोलॉजी को हम देख पाएंगे. ठीक है. सिविल लिबर्टीज कर्टेल, जुडिशरी एंड मास मीडिया रिजिडली कंट्रोल्ड. देखिए, जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? बिकॉज जुडिशरी हैज टू टेक डिसीजंस. ठीक है. जुडिशरी हैज टू गिव जजमेंट्स.
जुडिशरी मस्ट बी फ्री, ठीक है। इफ जुडिशरी इज नॉट फ्री, then how can we be sure that the judgments will be just and equitable? That is the problem. If the judiciary is not free, it will not be able to take free decisions, and law, it will not be able to impose law and do equity, ठीक है। there will be no justice, ठीक है। तो मीडिया और जुडिशरी को फ्री ना रखना, कर्टेल करना, ये भी टोटलिटेरियनिज्म का एक एस्पेक्ट है, ठीक है। क्योंकि अगर जुडिशरी और मीडिया फ्रीली बोलने लग गए तो वो तो क्रिटिसाइज भी करने लग सकते हैं लीडर को, और लीडर को क्रिटिसाइज करने लग गए तो हो सकता है कि लोगों का फेथ उनके ऊपर से और तेजी से जाने लगे, है ना। कू की सिचुएशन आ जाए, लोग विद्रोह कर दें, तो उनको कंट्रोल किया जाता है, मास मीडिया को, सिविल लिबर्टीज को, जुडिशरी को, ठीक है। regime militarized by mobilized consent and forced and directed political participation। अब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन टोटलिटेरियन स्टेट में तो होता नहीं है ना। क्यों? क्योंकि लोगों को पॉलिटिकली अवेयरनेस ही नहीं दी जाती, ना पार्टिसिपेट करने दिया जाता है, उनके राइट्स की उनको वैल्यू खुद ही नहीं बताई जाती, ना राइट्स पे स्टेट फोकस करता है। तो भाई फोर्स किया जाता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, है ना, फोर्स्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जो तुम्हारा सुप्रीम लीडर कहे पॉलिटिकली वो करो, समझ गए। तो जो सुप्रीम लीडर कहेंगे वो करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन को क्या कहेंगे? फोर्स्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, मोबिलाइज्ड कंसेंट। तो ये एक फीचर है। तो ये 5 बेसिक फीचर्स हैं आपके, ठीक है। ये A.R. बाल ने, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए बहुत बड़े, उन्होंने अपनी किताब में लिखे थे, ठीक है। अब देखिए, ये रहा टोटलिटेरियनिज्म का मामला, ठीक है। कंप्लीट कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल पॉलिटिक्स में, लिबर्टीज में, राइट्स में, इंडिविजुअल की लाइफ के हर एस्पेक्ट में जब स्टेट का परवेजिव कंट्रोल होता है, बहुत डीप कंट्रोल होता है, तो हम उसे कहते हैं टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम टोटलिटेरियनिज्म को थोड़ा वाटर डाउन कर दें, थोड़ा हल्का कर दें, कि भाई एक्सेसिव हो स्टेट कंट्रोल बट नॉट एब्सोल्यूट, excessive not absolute state control, then that will make it an authoritarian state। नाम में देखिए अथॉरिटेरियन, अथॉरिटी चाहिए ज्यादा, एक्सेसिव, है ना। तो अथॉरिटेरियन, एक लाइन पहले समझिए, अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन स्टेट में डिग्री का अंतर होता है, डिग्री का अंतर होता है, टाइप का अंतर नहीं होता, काइंड का अंतर नहीं होता, डिग्री का अंतर होता है। टोटलिटेरियन स्टेट जहां पर मैंने आपको कहा था ये वो इस एक्सट्रीम पे है, तो अथॉरिटेरियन थोड़ा बीच में, और एकदम ही फ्री कर देंगे तो लिबरल डेमोक्रेटिक आ जाएगा इस एंड पे, समझ रहे हैं। तो इस एंड पे बिल्कुल भयंकर स्टेट कंट्रोल, इस एंड पे बिल्कुल फ्रीडम। तो जब एक्सट्रीम स्टेट कंट्रोल हो, एब्सोल्यूट स्टेट कंट्रोल हो, सिविल लिबर्टीज को ट्रैम्पल कर दिया गया हो, मास मीडिया जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट ना हो, तब बोलेंगे टोटलिटेरियन। जब थोड़ा सा जब परमिट किया जाए, थोड़ा सा परमिट किया जाए सिविल लिबर्टीज को, है ना, क्या कहते हैं, प्लूरलिज्म को, अलग अलग तरीके की आइडियोलॉजीज को, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अभी भी एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरह कंट्रोल नहीं है, थोड़ा सा फ्री छोड़ दिया, तब हम कहेंगे अथॉरिटेरियन है गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट कंट्रोल ओवर पीपल इज नॉट टोटल बट एक्सेसिव, स्टेट कंट्रोल ओवर पीपल इज नॉट टोटल बट एक्सेसिव, ठीक है। टोटल स्टेट कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट पूरी तरह लोगों के हर डिसीजन को नहीं कंट्रोल करती, लेकिन हाँ एक्सेसिव है, ज्यादा ही करती है अभी भी। सेंट्रलाइजेशन कंसिडर्ड आइडियल बट सम डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी इज ऑल्सो टॉलरेटेड, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन यानी कि जो पावर है, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, वो एक बनाई जाए, ठीक है, बाकी लोग बस उसको फॉलो करें। जैसे अच्छा एक बात बताइए, आपकी जो कंट्री है वो उसको क्वाजी फेडरल कहते हैं, ठीक है। एक तो सेंटर है दिल्ली में पार्लियामेंट, और नीचे स्टेट्स हैं। स्टेट्स के पास अपने राइट हैं डिसीजन लेने के, कोई किसी से ऊपर नीचे नहीं है, ये मत सोचिएगा। स्टेट अपने टॉपिक में डिसीजन ले सकता है, फेडरल होने का ये मतलब होता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के
स्केड्यूल में, 7th स्केड्यूल में एक लिस्ट है ना, स्टेट लिस्ट, उस लिस्ट में जो भी टॉपिक है उस पे लॉ स्टेट बना सकता है। उसी में एक लिस्ट है, लिस्ट नंबर 1 सेंट्रल लिस्ट, उसमें क्या कहते हैं, उस लिस्ट में जो टॉपिक हैं उन पे लॉ सेंटर बना सकता है। तो दोनों के काम बट गए ना। अथॉरिटेरियन स्टेट में प्रेफर किया जाता है कि सेंट्रलाइजेशन हो, सेंट्रलाइजेशन आइडियल, बट सम डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी इज टॉलरेटेड, कि थोड़ा सा राइट दूसरे लोगों को भी लॉ बनाने के लिए दिया जा सकता है अथॉरिटेरियन में। हालांकि सेंट्रलाइजेशन आइडियल, वो अथॉरिटेरियन स्टेट सेंट्रलाइजेशन ही चाहेगा, लेकिन थोड़े से अधिकार दे देगा नीचे की बॉडीज को, स्टेट लेवल पे भी, नीचे के लेवल पे भी लॉ बनाने की पावर दे देगा। ठीक है, अच्छा एक स्टेट तो ये पॉलिटिकल साइंस वाला स्टेट है जो मैंने अभी आपको बताया। एक तो स्टेट वो भी है ना, उत्तर प्रदेश, केरला, वो तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मैं स्पेसिफाई कर दूंगा मैं कब किसको बोल रहा हूँ। ठीक है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हेडेड बाई ए सिविल और मिलिट्री डिक्टेटर और जनता। जैसे आपको मालूम होगा, आपके एक पड़ोसी मुल्क है म्यांमार। म्यांमार पिछले कई सालों से लगातार एक मिलिट्री जनता के अंदर ही रह रहा है। जनता बोलते हैं एक ग्रुप ऑफ लोगों को जो कि पावर्स रखते हैं अपने पास ज्यादा, एक ग्रुप ऑफ लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, मिलिट्री लीडर्स हो सकते हैं, सिविल लीडर्स भी हो सकते हैं, जो सारी पावर अपने पास रखते हैं, डिसीजन लेने की पावर अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो म्यांमार मिलिट्री जनता के अंदर रह रहा है। तो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हेडेड बाय ए सिविल और मिलिट्री डिक्टेटर और जनता। सिविल डिक्टेटर हो सकता है, सिविल डिक्टेटर हो सकता है, मिलिट्री डिक्टेटर हो सकता है, और जनता भी हो सकती है, मतलब ग्रुप ऑफ लोग भी हो सकते हैं जो कि डिक्टेटर की तरह काम करें। ऑटोक्रेटिक मतलब, ऑटोक्रेटिक मतलब सुप्रीम लीडर मानना अपने आप को। ठीक है, ऑटोक्रेसी मतलब एक 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 लीडर जिसको प्राइम माना जाए। ठीक है, या एक बॉडी ऑफ लीडर जिसको प्राइम माना जाए, उसकी अथॉरिटी फाइनल हो। ठीक है, फिर क्या है, एग्जीक्यूटिव मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ स्टेट पावर एंड इट डोमिनेट्स लेजिस्लेचर एंड इवन जुडिशरी। जो एग्जीक्यूटिव होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने क्या बताया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जो एग्जीक्यूटिव होता है, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जिसका काम होता है लॉ को इंप्लीमेंट करना, वो सबसे पावरफुल होती है। लेजिस्लेचर और जुडिशरी दोनों, उसके लॉ बनाने वाले और जज, जुडिशरी, वो भी नीचे होते हैं एग्जीक्यूटिव के। ठीक है, एक ऑथोरिटेरियन स्टेट की ये पहचान है, द एग्जीक्यूटिव इज ऑल पावरफुल, द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर बीनीथ इट। ये याद रखिएगा। जैसे मैं आगे और पढ़ाऊंगा आपको पॉल साइंस, तो आपको बताऊंगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, लेजिस्लेचर बोले तो जो लोग लॉ बना रहे हैं, कौन लोग लॉ बना रहे हैं? मिनिस्टर्स जब पार्लियामेंट में या विधानसभा और विधान परिषद में बैठते हैं, पार्लियामेंट सेंटर में है, लोकसभा राज्यसभा, और प्रेसिडेंट भी वैसे पार्लियामेंट का ही पार्ट माना जाता है, लेकिन अभी चलो दो हाउसेस की बात करते हैं, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा भी लॉ बनाते हैं, और स्टेट लेवल पे विधानसभा विधान परिषद लॉ बनाते हैं। कई स्टेट में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो जब मिनिस्टर वहां पर बैठ के लॉ बना रहे होंगे, लॉ पास कर रहे होंगे, तो वो लेजिस्लेचर का पार्ट है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, पॉलिटिको एग्जीक्यूटिव होता है इंडिया में, है ना, वही मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट बन जाएंगे जब वो अपनी मिनिस्ट्रीज को हेड कर रहे होंगे। जब वो पार्लियामेंट से उठ के अपनी मिनिस्ट्री में जाएंगे और आईएएस आईपीएस इन ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठेंगे और उनकी बात सुनेंगे और लॉ को बना इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, तो वो एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे। प्योर एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं? जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस आईपीएस आईआरएस पीसीएस ऑफिसर्स, ठीक है, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं, तो एग्जीक्यूटिव उसे उन्हें कहा जाता है प्योर एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर मिनिस्टर्स को जो लॉ बनाते हैं, जुडिशरी जज। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव सबसे पावरफुल ऑर्गन होता है, वो डोमिनेट करता है लेजिस्लेचर और जुडिशरी को। अब फॉर्म्स कौन कौन से अथॉरिटेरियन स्टेट के? एक तो ट्रेडिशनल अथॉरिटेरियन है। ट्रेडिशनल अथॉरिटेरियन बोले तो जो ऐसी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जिनको एक फैमिली या आमिर रन कर रहे हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया में हाउस ऑफ साउद कहते हैं, वो जो परिवार है उसका नाम है हाउस ऑफ साउद, इसलिए उसका नाम भी सऊदी अरेबिया है। ठीक है, उसके लीडर है मोहम्मद बिन सलमान, एमबीएस कहते हैं।
ठीक है, तो ये अथॉरिटेरियन लीडर हैं, ट्रेडिशनल अथॉरिटेरियन लीडर हैं। मिडिल ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज हैं, ऑयल रिच कंट्रीज जितनी भी हैं, उन सबको चलाने वाली कोई ना कोई फैमिली, कोई ना कोई एक का तो नाम ही है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरात, अमीरात हिंदी में कहेंगे तो अमीर, ठीक है, अमीर अरबिक वाला। अगर ये कोई पावरफुल फैमिली या ग्रुप ऑफ अमीर अगर चला रहे हैं तो आप कहेंगे इट्स अ ट्रेडिशनल अथॉरिटेरियन स्टेट। और मॉडर्नाइजिंग अथॉरिटेरियन स्टेट में क्या क्या हो सकता है? मिलिट्री अथॉरिटेरियन हो सकता है, जैसा कि हमने म्यांमार में देखा। सिविलियन अथॉरिटेरियन हो सकता है। सिविलियन अथॉरिटेरियन का एग्जांपल किधर दें? चाइना। चाइना चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, पार्टी सिविलियंस की है, मिलिट्री अलग है उनसे, लेकिन अथॉरिटेरियन तो वो भी है ना, ठीक है। तो मिलिट्री अथॉरिटेरियन और सिविलियन अथॉरिटेरियन हो सकता है। तो दो टाइप के हो गए अथॉरिटेरियन स्टेट, एक ट्रेडिशनल अथॉरिटेरियन, एक मॉडर्नाइजिंग अथॉरिटेरियन। मॉडर्नाइजिंग अथॉरिटेरियन भी फर्दर दो तरीके का हो गया, एक मिलिट्री अथॉरिटेरियन, एक सिविलियन अथॉरिटेरियन। समझ गए अब आप? दोनों में सिमिलैरिटी क्या है अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन में? बोथ आर एंटी लिबरल एंड एंटी डेमोक्रेटिक। लोगों को पावर नहीं देते, लोगों को फ्रीडम नहीं देते। फ्रीडम नहीं देते तो एंटी लिबरल हैं, लोगों को पावर नहीं देते, लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो एंटी डेमोक्रेटिक है। बोथ आर कैरेक्टराइज्ड बाय रूल ऑफ पावरफुल पर्संस इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ तो चलता ही नहीं है, रूल ऑफ पावरफुल पर्सन चलता है, ठीक है। अगर मान लो किसी किम जोंग उन ने कुछ गलत कर भी दिया नॉर्थ कोरिया में, तो कभी उसे सजा दिलवा पाओगे? करता ही रहता होगा, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, ऐसा मानते होंगे बल्कि वहां के लोग, है ना। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम लोग लिबरल डेमोक्रेसी है, कोई बड़ा नेता भी गलत काम करे तो उसने गलत काम किया है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है यहाँ। याद रखिएगा, इट इज नॉट द रूल ऑफ अ मैन, इट इज द रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो दोनों को कैरेक्टराइज किया जाता है किन किन चीजों से? दोनों एंटी डेमोक्रेटिक और एंटी लिबरल हैं। दूसरी पॉइंट क्या है? दोनों में रूल ऑफ पावरफुल पर्सन होता है, टोटलिटेरियन में भी और अथॉरिटेरियन में भी, इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ लॉ। जो लोग डिफेंड करते हैं टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स को, वो ये कहते हैं कि टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स में डिसीजन ज्यादा आसानी से लिए जा सकते हैं, ज्यादा तेजी से लिए जा सकते हैं। बात सही भी है, ज्यादा तेजी से इंप्लीमेंट भी कराए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई अपोजिशन देने के लिए है ही नहीं। अब लीडर ने डिसाइड किया कि भाई ब्रिज बनवाना है, तो अब कोई क्रिटिसाइज ही नहीं कर सकता उस चीज को, तो भाई बनवाना है, बनवाओ, तो काम तो जल्दी हो जाता है। लेकिन क्या ये अच्छी चीज है? ये तो अच्छी चीज नहीं है कि कोई डिस्कशन ही ना हो, केवल एक आदमी की बात मानी जाए। इसीलिए एक और कैरेक्टरिस्टिक है अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन गवर्नमेंट का, ऐसे स्टेट्स में हमेशा वायलेंट रेवोल्यूशंस आते हैं, इनको हमेशा वायलेंटली चेंज किया जाता है, वायलेंट रेवोल्यूशंस आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंसेस देखते हैं टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन में, ठीक है। फिर से मैं वो स्टेटमेंट याद रखिए, डिफरेंसेस ऑफ डिग्री, इट इज नॉट ऑफ काइंड। जो डिफरेंस है टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन स्टेट्स में, इट इज ऑफ डिग्री, इट इज नॉट ऑफ काइंड, ठीक है। अच्छा, टोटलिटेरियनिज्म में नो प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म मतलब अलग अलग बैकग्राउंड, कल्चर, क्लास के लोगों को, अलग अलग आइडियाज को जिस जगह पे रखा जाता है उसे कहते हैं प्लूरलिज्म, जहां पे अलाउ किया जाता है अलग अलग आइडियाज को। और अथॉरिटेरियन में लिमिटेड प्लूरलिज्म, ठीक है। यहाँ तो नो प्लूरलिज्म, यहाँ तो मोनोलिथिक होता है टोटलिटेरियन में स्टेट। अथॉरिटेरियन में क्या होता है? लिमिटेड, है ना। एकदम ऐसा नहीं कि एंटी प्लूरलिज्म है, लेकिन लिमिटेड। फोर्स्ड लेजिटिमेसी होती है, ठीक है, कि जो लेजिटिमेसी है कि लोग क्यों माने लीडर को, वो फोर्स्ड होती है, वो फोर्स यूज करता है। बेसिस ऑफ ऑल स्टेट एक्शन इज फोर्स, याद रखिएगा टोटलिटेरियन में, ठीक है। अथॉरिटेरियन में इंजीनियर्ड या मैनिपुलेटेड, ठीक है, लेजिटिमेसी होती है। प्रोपेगेंडा के थ्रू दिखाया जाता है कि देखो लीडर अच्छा है, ठीक है, फोर्स भी यूज करता है वो, लेकिन जो कंसेंट, जो लेजिटिमेसी होती है वो इंजीनियर्ड होती है, मैनिपुलेटेड होती है, मैन्युफैक्चर्ड होती है, ठीक है। नो डिफरेंस बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। टोटलिटेरियन में स्टेट गवर्नमेंट और सोसाइटी में कोई अंतर नहीं होता। द इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज अ मीन्स एंड द स्टेट इज ट्रीटेड एज द एंड गोल, ठीक है। सब कुछ स्टेट कंट्रोल करता है, ठीक है। अथॉरिटेरियन में मेंटेन अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी
अथॉरिटेरियन में एक हल्का सा डिस्टेंस स्टेट और सोसाइटी के बीच में होता है। अडॉप्शन, प्रोजेक्शन एंड डिपेंडेंस अपॉन एन आइडियोलॉजी विच इज हेल्ड टू बी स्टेट आइडियोलॉजी। अब देखिए, तो मैंने बताया था टोटलिटेरियनिज्म में स्टेट आइडियोलॉजी का होना जरूरी है, वो हर चीज में जाती है, ठीक है। वो कम्युनिज्म हो सकती है, वो फैशिज्म हो सकती है, लेकिन एक आइडियोलॉजी का होना बड़ा जरूरी मानते हैं, ठीक है। उसमें यूज ऑफ आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल और प्रिंसिपल एज इंस्ट्रूमेंट फॉर जस्टिफाइंग द रूल ऑफ द डिक्टेटर इन हिज एंड हिज रूलिंग जनता, ठीक है। जो आइडियोलॉजी अथॉरिटेरियन स्टेट में इस्तेमाल होती है, वो जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है रूल ऑफ द अथॉरिटेरियन लीडर और हिज जनता को। देखिए सटल डिफरेंस है, अथॉरिटेरियनिज्म में जस्टिफिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं उन प्रिंसिपल्स को, ठीक है, जस्टिफाइंग द रूल ऑफ द डिक्टेटर, ठीक है। और जो टोटलिटेरियन स्टेट होता है उसमें अडॉप्शन और डिपेंडेंस होता है पूरा, वो टोटलिटेरियन स्टेट खड़ा ही उस आइडियोलॉजी के ऊपर है, समझ रहे हैं। टोटलिटेरियन स्टेट में द अडॉप्शन, प्रोजेक्शन एंड डिपेंडेंस अपॉन एन आइडियोलॉजी, अडॉप्शन अडॉप्ट करना, अपनाना, प्रोजेक्शन दिखाना, और डिपेंडेंस डिपेंड रहना, ये तीनों चीजें होती हैं वो एक आइडियोलॉजी के ऊपर। एक चीज उस स्टेट को माननी पड़ती है टोटलिटेरियन स्टेट में, और अथॉरिटेरियन में इस्तेमाल किया जाता है उस आइडियोलॉजी का जस्टिफाई करने के लिए रूलर को, ठीक है। ठीक है, डोमिनेंट पोजीशन, स्टेटस एंड रूल ऑफ अ सिंगल पार्टी एंड सिंगल लीडरशिप, ठीक है। सिंगल पार्टी सिंगल लीडरशिप बार बार बता चुका हूं। यूज एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पार्टी सिस्टम ऑफ द कंट्री फॉर सिक्योरिंग द एंड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रूलिंग डिक्टेटर। अब देखिए इस बात को समझिए, रशिया में इलेक्शन होते हैं, राइट। चलो नॉर्थ कोरिया में तो इलेक्शन होते ही नहीं है, एक एंड पे रख लेते हैं नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को हम टोटलिटेरियन कहेंगे, रशिया को हम अथॉरिटेरियन कहेंगे। अभी समझाता हूं काय को। देखो, डोमिनेंट पोजीशन, स्टेटस एंड रूल ऑफ अ सिंगल पार्टी एंड सिंगल लीडरशिप, यहां पर तो नॉर्थ कोरिया में सिंगल पार्टी सिंगल लीडरशिप है, ओके। रशिया में इलेक्शन होते हैं, बट इलेक्शन का रिजल्ट सबको पहले से पता है। तो यही लिखा हुआ है, यूज एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम है बट उसका यूज और एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है फॉर सिक्योरिंग द एंड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रूलिंग डिक्टेटर। जो रूलिंग बंदा है, जो पुतिन है, उन्हीं को सिक्योर करने के लिए इलेक्शन कराया जा रहा है, ठीक है। टू सिक्योर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पार्टी सिस्टम, पार्टी सिस्टम को एक्सप्लॉइट क्यों किया जा रहा है? टू सिक्योर द एंड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रूलिंग डिक्टेटर, ठीक है। अगला, टोटल एंड इंटेंस सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटी टोटलिटेरियन में टोटल and intense centralization of all power and authority, executive, legislative and judicial authority in the hand of the top leadership of the single ruling party, ठीक है। एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, लेजिस्लेचर हो, जो कंट्रोल होगा वो सिंगल रूलिंग पार्टी के हाथ में होगा। भयंकर सेंट्रलाइजेशन होगा, फेडरल तो है ही नहीं, केवल एक सेंटर है। इमेजिन करो जैसे केवल दिल्ली में ही होता पार्लियामेंट और कहीं कोई नेता होता ही ना, वैसी एक सिचुएशन इमेजिन करो, ठीक है। केवल एक सेंट्रल पॉइंट पे, ठीक है, सारी पावर है। और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में भी कोई चेंज नहीं है, मतलब कि ये भी नहीं है कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव को अलग अलग करते हैं। एक ही ग्रुप ऑफ लोग हैं, एक ही पार्टी है, वो सारे डिसीजन लेंगे। टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है। एक्सेसिवली एंड पावरफुल स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द पॉलिटिकल सिस्टम। देखो उसमें एक्सेसिव होता है, इसमें तो टोटल होता है, तभी तो नाम में टोटलिटेरियन है। और इधर एक्सेसिव होता है, तभी अथॉरिटेरियन है। जरूरत से ज्यादा होना इतना भी नहीं चाहिए, लेकिन इतना होता है, अब क्या किया जाए। इधर क्या है, फोर्स्ड, कंट्रोल्ड एंड मैन्यूवर्ड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन पॉलिटिक्स है। 7th पॉइंट देखिए, टोटलिटेरियनिज्म में फोर्स्ड जबरदस्ती, कंट्रोल नियंत्रित, और मैन्यूवर्ड जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे करो। मैन्यूवर्ड पार्टिसिपेशन होता है लोगों का पॉलिटिक्स में, अपने मन से नहीं वो पार्टिसिपेट कर सकते, अपने मन से नहीं ओपिनियन रख सकते, ठीक है। इधर क्या होता है, लिमिटेड, रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल,
ठीक है, जो पार्टिसिपेशन होता है इधर वो लिमिटेड होता है, रेगुलेटेड होता है और कंट्रोल्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है पीपल का। ठीक है, समझिए, इधर मैंने कहा फोर्स्ड, कंट्रोल्ड और मैनूवर्ड। ठीक है, फोर्स्ड, कंट्रोल्ड, मैनूवर्ड। और इधर मैंने कहा लिमिटेड, रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड। दोनों ही जगह लोग पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी तरह फ्री नहीं है। ठीक है, लेकिन इधर तो फोर्स किया जा रहा है, टोटलिटेरियनिज्म में मैनूवर किया जा रहा है, जैसे बताया जा रहा है वैसे करना पड़ रहा है, पूरी तरह कंट्रोल है। इधर क्या क्या किया जा रहा है, इधर लिमिटेड रोल दिया है। ठीक है, कि चलो इतना कर लो पार्टिसिपेट, वैसा लिमिटेड, रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड। ठीक है, इधर आओ, रूल ऑफ सिंगल पार्टी, इन रियलिटी इट्स टॉप लीडरशिप। ठीक है, टोटलिटेरियनिज्म में एक सिंगल पार्टी का रूल होता है, उसमें भी एक सिंगल बंदे का ही रूल होता है जनरली। ठीक है, इधर क्या होता है, अथॉरिटेरियन, रूल ऑफ डिक्टेटर एंड नॉट रूल ऑफ लॉ। ठीक है, डिक्टेटर क्या है, अब जब भी अथॉरिटेरियन स्टेट में पावर जो है वो एक इंडिविजुअल के हाथ में आ जाए, ठीक है, जब भी अथॉरिटेरियन स्टेट में जो पावर है वो एक इंडिविजुअल के हाथ में आ जाए और जबरदस्त तरीके से आके बैठ जाए, ठीक है, अब वो बंदा जो है वो भले ही लीगल मीन से आया हो, जैसे पहली बार जब पुतिन का इलेक्शन हुआ होगा तो वो लीगल तरीके से आए होंगे। ठीक है, बट अब वो बार बार फेक इलेक्शन कराते हैं, बार बार वो फेक इलेक्शन कराते हैं अपनी पावर पे, तो एक तरीके से पुतिन डिक्टेटर हुए ना। ठीक है, तो डिक्टेटर बेसिकली मींस व्हेन अ पर्सन इज इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ पर्सन, इन विच अ रूलर exercises unlimited control। ठीक है, नाउ ही माइट हैव कम टू पावर वाया लीगल मीन्स और वाया इलीगल मीन्स। लीगली भी आ सकते हैं, हिटलर भी लीगली आया था, उसका इलेक्शन हुआ था, इतना बड़ा डिक्टेटर है ना, उसका इलेक्शन हुआ था, लेकिन उसने उसके बाद क्या कहते हैं, सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सब कुछ भुला दिया, सबके ऊपर कंट्रोल कर लिया, आया तो लीगली था। तो डिक्टेटर लीगली भी आ सकता है, लीगली भी आ सकता है। डिक्टेटर होता कौन है, ही इज अ रूलर हु एक्सरसाइजेज अनलिमिटेड पॉलिटिकल कंट्रोल, अ रूलर हु एक्सरसाइजेज अनलिमिटेड पॉलिटिकल कंट्रोल। ठीक है, फेक इलेक्शन भी कराया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे फेक इलेक्शन कैसे कराया जा सकता है, ठीक है, जो जनरल परवेज मुशर्रफ हैं, जिनकी मैंने आपको स्टार्टिंग में फोटो दिखाई थी, और पाकिस्तान की तो हिस्ट्री रही है, पाकिस्तान की तो बड़ी रिच हिस्ट्री रही है मिलिट्री डिक्टेटर्स की। तो ये मिलिट्री डिक्टेटर्स अक्सर आने के बाद फेक इलेक्शन कराते हैं, दिखाने के लिए कि देखो हमको लोगों ने चूज किया है। जनरल जियाउल हक हुए जिन्होंने भुट्टो को निकाला था, फिर चाहे परवेज मुशर्रफ हुए जिन्होंने नवाज शरीफ को निकाला था, ये लोग फेक इलेक्शन भी कराते हैं।